नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत आपके सामने फिर से एक मुद्दे को लेकर। मुद्दा है जो हमारी ये धरती है, जो हमारा ये देश है, जहाँ पर हमेशा से एक शास्त्रार्थ की धरती कही जाती रही है, जहाँ तर्क वितर्क की परंपरा रही है। लेकिन उसी धरती में एक दूसरी परंपरा भी रही जिसे भक्ति भाव कहा जाता है, जिसमें तर्क वितर्क की कोई जगह नहीं होती। और इन दो परंपराओं के बीच में, इन दो विचारधाराओं के बीच में हजारों साल से मतभेद रहे हैं, मनभेद भी रहे हैं और संघर्ष भी होता रहा है। दोनों के अपने अपने स्टैंड हैं, अपने अपने तर्क हैं, सबका अपना इतिहास है, अपना अपना भूगोल है। हम बात करते हैं भक्ति भाव की, भक्ति भावना की, तो इसमें गुरु को बहुत ही महिमा मंडित किया गया है। गुरु का अपना महत्व है, गुरु की शिक्षा है, गुरु का मार्ग है। और गुरु जो कहे वही सत्य है, ऐसा कहा गया है। इसलिए ही इस भक्ति की जो धारा है, इसमें तर्क वितर्क की कोई जगह होती नहीं है। पर इसी परंपरा में गुरु बनाने को लेकर भी कुछ नियम कायदे बताए गए हैं, दिशा निर्देश है। लोकयुक्ति में, मुहावरों में कहा गया है कि पानी पीजिए छान कर और गुरु बनाइए जान कर। मतलब गुरु आप किसी को भी नहीं बना सकते, गुरु आपको अपने हिसाब से देख समझ कर बनाना चाहिए। और जो मनुष्य और पशु में जो फर्क है, वो यही फर्क है कि मनुष्य के पास एक विवेक है, जिस विवेक का वह इस्तेमाल कर सकता है चीज़ों को समझने के लिए। सुनकर समझकर जो अनुभूति करता है, उसके आधार पर अपने विवेक से वो चीज़ों को समझता बूझता है और उसके प्रति धारणा बनाता है। और पशु में यही है कि वो उसका कोई विवेक नहीं होता, वो जो देखता है, जो सुनता है, बस उसी पे ही वो कायम रहता है। हर विषय में वो एक वृहद दृष्टिकोण देते हैं, व्यापक सोच देते हैं, पूरे परिप्रेक्ष्य को एक बड़े वृहद उसमें देखा जाता है, ना कि एक संकीर्ण नज़रिए से देखा जाता है। और उसी के आधार पर लोग अपनी धारणाएं बनाते हैं। हम अपने वेदों को दुनिया की सबसे पुरानी लिखी हुई किताब मानते हैं। तो वेद क्या है बेसिकली? अगर वेद की बात करें तो वेद जो है, मेरे ख्याल से, और शाब्दिक उसमें भी जाएं तो वेद का मतलब है वेदना। जो लोगों ने उस समय, जो हजारों साल से जो ऋषि मुनि रहे, ज्ञानी रहे, उन्होंने जो वेदनाएं देखी, सही अनुभूति जो उन्होंने महसूस किया, उसको जो उन्होंने लिखा उस कालखंड के हिसाब से, वो वेद थी। लेकिन बाद में जो कुछ ढोंगी प्रवृत्ति के लोग, स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग आए, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए उसमें उन्होंने मिलावट किया और वेद को ऐसी चीज़ बना दी कि बस उसमें जो लिखा है वही सत्य है। उससे आगे आप प्रश्न नहीं कर सकते, कोई तर्क नहीं कर सकते, जो लिख गया वही सच है। और ये जो वेदना और अनुभूति है, जब से बच्चा पैदा होता है तब से जो जो चीज़ें वो महसूस करता है, और ये जो पूरा जो क्रम है, ये एक अथक और ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जो बच्चे के पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक चलती ही रहती है। और आदमी सीखता ही रहता है, अपने विवेक से उनको तौलता है। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। और इनमें फिर कुछ लोग जो हैं कहीं ठहर जाते हैं, जो उनकी सोच है, उनकी वेदना है, उनकी जो अनुभूति है, जो जिसे सच सच मानकर उस पर अटक जाते हैं, और यहीं से फिर भक्ति भाव चालू होती है। भक्त बनना कदापि गलत नहीं है, लेकिन जो आपकी उससे जो ग्रोथ है, जो आपका जो विकास है, मानसिक विकास है, वो रुक जाता है। आपका दायरा, जितना बड़ा दायरा होगा उतनी बड़ी आपकी सोच होगी, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतना ही आपका काबिलियत रहेगी। इसी सोच के कारण इसी धरती पर लोग सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, मोहनदास से महात्मा गांधी हो गए,
भीमा से बाबा साहब हो गए। बड़ा दायरे का मतलब ये नहीं कि वो कितना बड़ा है, उसका मतलब है कि उसका सीमित ना होना, हर वक्त उसके बढ़ने की उसमें काबिलियत रहे, आपका दायरा बढ़े। इसीलिए फिर लोकयुक्ति में कहा गया है कि ठहरा हुआ पानी बदबू मारने लगता है। विचार भी अगर ठहर गए तो उसमें भी बदबू आने लगेगी। अब मैं बहुत भारी भारी बातें कर रहा हूँ, पर मैं जो कहना चाहता हूँ शायद मैं उसे भूल गया। आप श्रेष्ठ हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए दूसरे को कमतर बताने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि आप स्वयं एक कमतर व्यक्ति हैं। आप किसी को पसंद नहीं करते, या आपकी पसंद हो सकती है, लेकिन उससे नफरत करना ये आपकी दूषित मानसिकता को दर्शाता है। हर बात पर, हर विषय पर यथार्थ से भागना, हर प्रश्न से भागना, अपनी बात को साबित करने के लिए झूठ और प्रपंच को अपनाना। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। घर परिवार में भी हम देखते हैं कि घर का जो मुखिया होता है, अगर वो उससे कुछ प्रश्न किया जाता है तो उसका जवाब या उस समस्या का समाधान मुखिया ही करता है, या मुखिया के समकक्ष जो व्यक्ति होता है वो करता है। लेकिन अगर उसी प्रश्न और उसी जो समस्या है उसके लिए पास पड़ोस के लोग या राह चलते लोग अगर उसमें कुछ कहने लगे, उसमें कुछ अपने वक्तव्य देने लगे, अपने सुझाव देने लगे, तो फिर क्या आपको लगता नहीं कि ये उस मुखिया के की काबिलियत पर प्रश्न है? चलिए कई बार ऐसा होता है कि मुखिया जो है अपने फायदे के लिए जो है वो राह चलते लोगों को या आस पड़ोस के लोगों को जो है उनकी बातों को मान लेता है और उनके मनसानुसार कुछ कभी चुप्पी साध लेता है। लेकिन जो कायदा कहता है उसमें ये है कि मुखिया को कहना चाहिए कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, कि आपको इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये आपका आपका क्षेत्र नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। अब शायद ये भूमिका बड़ी हो गई, और मेरे ख्याल से जो मेरे पिछले वीडियोस को आपने देखा होगा तो मेरी भी एक विचारधारा को या मेरी एक सोच को भी आप मान सकते हैं कि मैं भी एक सीमित दायरे में सोचता होऊंगा। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा है राहुल गांधी। राहुल गांधी की हर बात पर, हर मुद्दे पर, हर प्रश्न पर या तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है, या पप्पू या मंद बुद्धि, बाल बुद्धि कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? ये राहुल गांधी वो वाले राहुल गांधी नहीं रहे। ये राहुल गांधी वो हैं जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी करीब करीब 250 सांसदों, यानी 250 संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हुआ चेहरा राहुल गांधी हैं। अगर वो कुछ प्रश्न उठाते हैं, कोई मुद्दे उठाते हैं, तो उसका जवाब देना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, उनका चरित्र हनन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी तो ऐसा माहौल बन गया है कि क्या विधायक, क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, मतलब उनके लिए फतवे जारी कर रहे हैं कि आप उनकी जीभ काट ले तो 11 लाख रुपए का इनाम, आप उनके साथ ये कर दीजिए। मतलब हम किस दुनिया में जा रहे हैं? अगर कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका गला काट देंगे, उसकी जुबान काट देंगे। हम शायद धीरे धीरे उसी जिन लोगों को, जिन देश को हम कोसते हैं, मेरा कहना है पाकिस्तान के बारे में, क्या हम पाकिस्तान नहीं बनते जा रहे हैं? क्या हमारा आदर्श पाकिस्तान हो गया है कि हम फतवे जारी करने लगे? कोई हमें पसंद नहीं आता, किसी की विचारधारा हमें पसंद नहीं आती, तो हम उसके लिए फतवे जारी करने लगेंगे? बताइए। और यहाँ पर बात तो सिर्फ उस मुखिया की आती है कि क्या मुखिया अगर प्रश्न को का जवाब नहीं दे पा रहा है, किसी
मुद्दे पर कोई अपनी बात नहीं रख पा रहा है तो अपने नीचे वालों को आगे करके उनके कंधों पर बैठकर क्या इस तरह के फतवे जारी करता है? या उनको कह नहीं सकते कि आप इस तरह की बातें ना करें? या तो आप में मुखिया बनने की काबिलियत नहीं है, या जो आपके नीचे जो है उनको आपको संभालना नहीं आता। अब बात करें, राहुल गांधी चीन पर बात करते हैं, तो आप बताइए ना कि चीन पर बात की है उसमें गलत क्या कहा है? अगर उन्होंने आरक्षण पे बात की है तो बताइए आरक्षण के विरोध में कहाँ पे कहा है, उस पे बात कीजिए। तोड़ मरोड़ के चीजों को आप परोस देते हैं। आर्थिक स्थिति पर बोलते हैं तो बताइए आप कहाँ पर वो औद्योगिकरण के विरोध में बात कर रहे हैं? बहुसंख्यकों को जो तथाकथित जो नेतृत्व बना हुआ है उसके गलत बर्ताव पर, उनके गलत काम पर, उनके गलत कदम पर अगर कोई बात करते हैं तो वो बहुसंख्यक विरोधी कैसे हो गए? अगर वो अल्पसंख्यकों पर हो रही जाति पर बात करते हैं तो कैसे वो सिखों के विरोधी हो गए? अगर आपको ये सब चीज़ें सही लगती हैं तो उनके जो पुराने प्रकरण जो चल रहे हैं जिन पे उनको जमानत मिली हुई है, तो फास्ट ट्रैक में जल्दी सुनवाई करें, फैसले करवाएं, उनको सजा दें। इस पे किसने रोका है आपको? लेकिन सिर्फ आपका मकसद सिर्फ बातों को भटकाना, लोगों का चरित्र हनन करना, एक नैरेटिव सेट करना। अगर वो गलत हैं तो आपको सजा देने का पूरा अधिकार है। भारत का संविधान है, भारत का कानून है, और आप सत्ता पे बैठे हैं तो आप उनको सजा दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक नैरेटिव पैदा करके, वो भी आधी अधूरी बातों पे, और लोग जो हैं उसको समझते नहीं है। तो दोस्तों, इसमें विरोधियों के बयानों को और कृत्यों को निष्पक्ष करके एक बार आकलन करें, वरना हम पाकिस्तान बनने से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लोग आपके कंधे पर बैठकर विदेश घूम रहे हैं, अपने सारे शौक और सपने पूरे कर रहे हैं, आपके पूरे जो पुराने ताने बाने हैं उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, और उसको ध्वस्त करते हुए अपनी कुर्सी को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया के सारे ऐशो हराम भोग रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ठीक ठाक कमाते हैं तो टैक्स, जीएसटी, अगर आप गरीब हैं तो 5 किलो अनाज, बहुत अमीर हैं तो कुछ औद्योगिक घरानों की मंशानुसार आपको नियम कायदे झेलने होंगे। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, मैं भी कह रहा हूँ, तो मेरी बात को सही न मानते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। किसी भी बात को मानने से पहले पूरी बात को सुनिए, समझिए, देखिए, और अपने विवेक से निर्णय लीजिए, ना कि किसी की भक्ति भाव में आकर कुछ भी गलत सलत आप वक्तव्य दे दें, किसी के प्रति फतवा जारी कर दें। तो लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, मेरी बातें भी ना माने, हो सकता है मैं भी उनमें से ही हूँ। तो इसलिए सोचिएगा। नमस्कार।